नमस्ते प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का कला मन्नो क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान में वन संपदा के बारे में अध्ययन करेंगे। वन समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में वन समवर्ती सूची का विषय है। पहले वन राज्य सूची का विषय था। पहले वन राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार वन को समवर्ती सूची का विषय बना दिया। वन समवर्ती सूची का विषय है। रुख वाहेला का मीन्स होता है वृक्ष मित्र। रुख वाहेला का मीन्स होता है वृक्ष मित्र। उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है, पंडित नेहरू ने कहा था। उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है, ये स्लोगन पंडित नेहरू ने कहा था। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूएनओ ने 2003 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया। यूएनओ ने 2003 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक तो जाम्बोजी महाराज को कहा जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक तो जाम्बोजी महाराज को कहा जाता है। जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय से थे। जाम्बोजी ने वन रक्षा व वन्य जीव रक्षा के लिए संदेश दिया। पेड़ वाले बाबा काकापुरी को कहा जाता है। पेड़ वाले बाबा काकापुरी को कहा जाता है। काकापुरी भिवाड़ी अलवर के थे। काकापुरी भिवाड़ी अलवर के थे। भिवाड़ी वर्तमान में खीरथल तिजारा जिले में स्थित है। वृक्षारोपण का संदेश देने वाले संत राजा राम जी थे। वृक्षारोपण का संदेश देने वाले संत राजा राम जी थे। भारत ने प्रथम वन नीति 1894 में लागू की। भारत ने प्रथम वन नीति 1894 में लागू की और स्वतंत्रता के बाद भारत ने राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की। स्वतंत्रता के बाद भारत ने राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की।
भारत ने संशोधित वन नीति 1988 में घोषित की। भारत ने संशोधित वन नीति 1988 में लागू की। वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई। वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई और इसका मुख्यालय देहरादून में बनाया गया। केंद्रीय वनस्पतिक अनुसंधान की स्थापना 1980 में की गई। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान की स्थापना 1980 में की गई और इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। भारत में वन 24.65% विभाग पर है। भारत में वन 24.65% भाग पर वन है और वैसे 33% भाग पर वन होने चाहिए। राजस्थान ने वन विभाग की स्थापना 1950 में की। राजस्थान ने वन विभाग की स्थापना 1950 में की और राजस्थान में वन अधिनियम 1953 में पारित किया गया। राजस्थान में वन अधिनियम 1953 में पारित किया गया और वन अधिनियम सर्वप्रथम पारित करने वाली रियासत अलवर रियासत थी। वन अधिनियम पारित करने वाली रियासत अलवर रियासत थी। अलवर ने 1935 में वन अधिनियम पारित किया। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने वन नीति लागू की। राजस्थान ने अपनी पहली वन नीति या नई वन नीति 18 फरवरी 2010 में लागू की। राजस्थान ने अपनी नई वन नीति 18 फरवरी 2010 में लागू की। इम्पोर्टेंट है, लर्न हो जाने चाहिए आपको। बहुत सारे एग्जामों में आ गई है, आगे भी आ जाएगी। राजस्थान ने वन नीति 18 फरवरी 2010 में लागू की, या आपने कहें राजस्थान ने नई वन नीति 18 फरवरी 2010 में लागू की। राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर, जयपुर, अलवर में बनाए गए। राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर, जयपुर, अलवर में बनाए गए। राजस्थान वनों की दृष्टि से निर्धन राज्य है क्योंकि अनियमित वर्षा, न्यूनतम वर्षा या वर्षा की कमी, वनों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का 9वां स्थान है। राजस्थान में कुल वन 9.57 या 9.57% भाग पर है। अपने कह सकते हैं 9.60% भाग पर। राजस्थान में कुल वन 9.60% भाग पर है। उपग्रह के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में वन 9.32% भाग पर है, 9.32% भाग पर है। उपग्रह के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में वन 9.32% भाग पर है। जब राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय राजस्थान में वन 13% भाग पर थे। जब राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय राजस्थान में वन 13% भाग पर थे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य के 33% भाग पर वन होने चाहिए। कितने भाग पर? 33% भाग पर वन होने चाहिए।
राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में की गई। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में की गई। राजस्थान में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में की गई। राजस्थान में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में की गई। राजस्थान में जोधपुर रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की। राजस्थान में जोधपुर रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की। आप बताइए, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई? बताइए। 1950 में की गई। राजस्थान में वन नीति कब लागू की गई? राजस्थान में वन नीति कब लागू की गई? या नई वन नीति राजस्थान में कब लागू की गई? 18 फरवरी 2010 को। राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? आंसर दीजिए। 9.6% भाग पर, या कहें 9.60। उपग्रह के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? आंसर दीजिए। 9.32% भाग पर। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? बताइए। 2010 में। पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जाम्बोजी महाराज को। पेड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है? काकापुरी को। किसे? काकापुरी को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। राजस्थान में जलवायु के आधार पर वनस्पति 4 प्रकार की होती है। राजस्थान में जलवायु के आधार पर वनस्पति 4 प्रकार की होती है। शुष्क या मरुस्थलीय, नंबर 2 अर्ध शुष्क, नंबर 3 शुष्क और आर्द्र, नंबर 4 आर्द्र। पहली शुष्क, दूसरी अर्ध शुष्क, तीसरी शुष्क और आर्द्र, चौथी है आर्द्र। शुष्क या मरुस्थलीय में वर्षा 10 से 25 सेंटीमीटर होती है। शुष्क या मरुस्थलीय में वर्षा 10 से 25 सेंटीमीटर होती है। अर्ध शुष्क में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अर्ध शुष्क में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शुष्क और आर्द्र में 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है और आर्द्र में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर ये ज़िले आते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर श्रीगंगानगर,
हनुमानगढ़, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, ये ज़िले आते हैं उत्तर पश्चिमी वाले ज़िले। अर्ध शुष्क में पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जालौर। अर्ध शुष्क में पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, नागौर और जालौर, ये ज़िले आते हैं। शुष्क और आर्द्र में भरतपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर, टोंक यानी पूर्वी ज़िले आते हैं। शुष्क और आर्द्र में पूर्वी ज़िले आते हैं। आर्द्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आर्द्र में दक्षिणी राजस्थान के ज़िले आते हैं। आर्द्र में दक्षिणी राजस्थान के, शुष्क और आर्द्र के पूर्वी और शुष्क के पश्चिमी और अर्ध शुष्क के उत्तर पूर्वी। शुष्क में वृक्ष कौन कौन से हैं तो वृक्ष खेर, बबूल, खेजड़ी, केंकर। शुष्क क्षेत्र में खेर, बबूल, खेजड़ी, किक्कर के वृक्ष देखे जा सकते हैं। अर्ध शुष्क में कांटेदार झाड़ियों के वृक्ष देखे जा सकते हैं। अर्ध शुष्क में कांटेदार झाड़ियों के वृक्ष। शुष्क और आर्द्र में नीम, पीपल, शीशम, आम के वृक्ष देखे जा सकते हैं। आर्द्र में सागवान, बांस, गुल्लर, आंवला, महुआ के वृक्ष देखे जा सकते हैं। आर्द्र में इम्पोर्टेंट है, लर्न रखना है आपको, सागवान, गुल्लर, बांस। सागवान और बांस तो आपको इम्पोर्टेंट है, ये लर्न ही रखने हैं, दक्षिण राजस्थान में है। और सागवान के लिए तो जिला आपको याद रखना है बांसवाड़ा। और ये पूछिए कि बबूल कौन से क्षेत्र में है तो मरुस्थलीय प्रदेश में। स्टेपी प्रकार की वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है तो शुष्क या मरुस्थलीय। शुष्क या मरुस्थलीय में मृदुभूत वनस्पति पाई जाती है। भौगोलिक दृष्टि के आधार पर वन उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सालर वन, मिश्रित वन, शुष्क सागवान वन, ढाक पलास वन, उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, लगभग 58.11% भाग पर है। इनमें खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर इस प्रकार के वृक्ष देखे जा सकते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत के चारों ओर पाए जाते हैं। कैसे लर्न करोगे, उपो तो आबू में है, उपो तो आबू में है। बोलिए एक बार, उपो तो आबू में है, उपोष्ण तो आबू में है, आबू यानी सिरोही में। सालर तो संभागों में है, सालर तो संभागों में है। इनके जिले लर्न रखने हैं, सालर जैसे जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, भरतपुर में, इन जिलों में मिलता है सालर। संभागों के नाम हैं, सालर तो संभागों में है। मिश्रित वन में धोकड़ा, बबूल, थुअर। मिश्रित वन में धोकड़ा, बबूल, तुअर
धोकड़ा एकमात्र ऐसा वन है जो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, केवल मरुस्थलीय भाग को छोड़कर राजस्थान के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है धोकड़ा। शुष्क सागवान दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। पढ़ा था ना, सागवान तो दक्षिणी राजस्थान में बताया था, शुष्क सागवान तो दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई इंपॉर्टेंट है। शुष्क सागवान की लंबाई 75 से 110 सेंटीमीटर होती है। शुष्क सागवान की ऊंचाई 75 से 110 सेंटीमीटर होती है और यह दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। ढाक पलास नेक्स्ट है उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी जिलों में पाए जाते हैं। इसमें आपको लर्न रखना है सागवान कौन से जिले में, बांसवाड़ा। पतझड़ कौन से क्षेत्र में, स्टेपी प्रकार की वनस्पति या मरुद्भुत वनस्पति मरुस्थलीय शुष्क में पाई जाती है। सालर याद रखना है। शुष्क सागवान इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। धोकड़ा आपको लर्न रखना है कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है धोकड़ा, केवल मरुस्थलीय प्रदेश को छोड़कर। लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बलिदान दिए गए, जो कि इम्पोर्टेंट है। 1604 में पहला बलिदान कर्मा व गोरा के द्वारा दिया गया। 1604 में पहला बलिदान कर्मा व गोरा के द्वारा दिया गया। कर्मा व गोरा जोधपुर रियासत के थे। दूसरा बलिदान बुचो जी के द्वारा 1700 में दिया गया। दूसरा बलिदान मेड़ता में बुचो जी के द्वारा दिया गया। दूसरा बलिदान 1700 ईस्वी में बुचो जी के द्वारा मेड़ता में दिया गया और जीवों की रक्षा के लिए। तीसरा बलिदान 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के साथ 363 लोगों ने भाद्र शुक्ल दशमी को जोधपुर के खिचड़ी नामक स्थान पर दिया गया। तीसरा बलिदान 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा भाद्र शुक्ल दशमी को जोधपुर के खिचड़ी नामक स्थान पर दिया गया। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था। अमृता देवी वन व वन्य जीव पुरस्कार 1994 में शुरू किया गया। अमृता देवी वन व वन्य जीव पुरस्कार 1994 में शुरू किया गया और ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और ये वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है। पहला अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। पहला अमृता देवी वन एवं वन्य जीव पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। गंगाराम बिश्नोई जोधपुर के थे। 3 बलिदान हुए। पहला 1604 में बुचो जी कर्मा गोरा के द्वारा, दूसरा 1700 में बुचो जी के द्वारा, तीसरा 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा। अमृता देवी बिश्नोई ने भाद्र शुक्ल दशमी को खिचड़ी नामक स्थान पर बलिदान दिया था और भाद्र शुक्ल दशमी को खिचड़ी में वृक्ष मेला लगता है। वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खिचड़ी में।
के ज़िले जोधपुर ज़िले में है और कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए 13 मंडल में विभाजित किया गया है। 13 मंडल बनाए गए हैं राजस्थान में। पहले 12 मंडल थे। पहला जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा। पहले ये 12 थे और अब 12 बना दिया गया। संभागों जिलों के नाम याद है, जैसे जोधपुर संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग। 6 तो हमें संभाग से याद हो गए। कोटा संभाग के सारे जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ गए। उदयपुर का चित्तौड़, सिरोही और बांसवाड़ा आ गया। जयपुर का एक टोंक जिला आ गया। इस प्रकार से सारे जिले रन हो जाएंगे। वैसे क्वेश्चन ऐसे ही आता है कितने मंडल है, तो 12 मंडल, लेकिन वर्तमान में 13 मंडल हो गए। 13 नहीं दिया हो ऑप्शन में तो 12 करना है। इसमें सबसे बड़ा मंडल तो जोधपुर मंडल है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला तो जोधपुर है। जोधपुर मंडल तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है। और सबसे छोटा मंडल तो टोंक है। सबसे छोटा तो टोंक है। और वन क्षेत्र में बड़ा तो उदयपुर है। वन क्षेत्र में बड़ा तो उदयपुर है। इतना ही लर्न रखना आपको। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि 12 मंडल है। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए राजस्थान में कितने मंडल बनाए गए हैं? 12 मंडल, लेकिन वर्तमान में 13 मंडल। बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा? बड़ा तो जोधपुर, छोटा तो टोंक और वनों की दृष्टि से बड़ा उदयपुर। अरडू, अरडू की लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है। अरडू की लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है। आबू पर्वत पर तो जहरीली घास होती है, जिसे लेटाना या कारा कहते हैं। विश्व में केवल आबू पर्वत पर ही पाई जाती है। आबू पर्वत पर अमरवती घास पाई जाती है, जिसका वानस्पतिक नाम होता है टिकलपटेरा आबूएनेसिस। क्या नाम होता है? अमरतरी का वानस्पतिक नाम होता है टिकलपटेरा आबूएनेसिस। आबू पर्वत पर जहरीली घास पाई जाती है, जिसे लेटाना या कारा कहते हैं। आबू पर्वत पर अमरतरी घास पाई जाती है, जिसका वानस्पतिक नाम होता है टिकलपटेरा आबूएनेसिस। राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कोटा में है। राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कोटा में है। ओरण या बीड़, बीड़ को चारागाह भी कहते हैं। बीड़ या ओरण अजमेर क्षेत्र में पाया जाता है और ये पशु चारण हेतु
घास के मैदान होते हैं। ओरण या बीड़ अजमेर क्षेत्र में पशु चारण हेतु घास के मैदान होते हैं। बीड़ शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान को देखा जा सकता है। बीड़ शेखावटी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। शेखावटी क्षेत्र कौन सा? चूरू, सीकर, झुंझुनू। आंवला तो टेलीविज़न या ट्यूब या रेडियो चमड़ा साफ करने में काम लिया जाता है। आंवला टेलीविज़न, ट्यूब, रेडियो चमड़ा साफ करने में काम में लिया जाता है। आंवला पाली, सिरोही, उदयपुर क्षेत्र में पाया जाता है। आंवला पाली, सिरोही, उदयपुर क्षेत्र में पाया जाता है। खसखस सुगंधित घास होती है। खसखस सुगंधित घास होती है और ये भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर में पाई जाती है। खसखस भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर क्षेत्र में पाई जाती है। खसखस का यूज पर्दे बनाने में, इत्र बनाने में, कमरों को ठंडा व सुगंधित करने के लिए काम में लिया जाता है। खसखस सुगंधित घास होती है। इसका यूज पर्दे बनाने में, इत्र बनाने में, कमरों को ठंडा व सुगंधित करने में करते हैं। बांस आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। बांस को तो आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। बांस एक प्रकार की घास है। बांस एक प्रकार की घास है और बांस से अगरबत्ती, स्टिक बनाए जाते हैं। टोकरियाँ भी बनाई जाती हैं। बांस एक प्रकार की घास है जिसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। बांस से अगरबत्ती, स्टिक, टोकरी, चटाई बनाई जाती है। बांस से अगरबत्ती, स्टिक, टोकरी, चटाई आदि बनाए जाते हैं। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, बारा, भरतपुर क्षेत्र में पाया जाता है। बांस मुख्यतः बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, बारा, भरतपुर क्षेत्र में पाया जाता है। बांस, अगर एक जिला पूछे बांस कौन से ज़िले में पाया जाता है? उदयपुर ज़िले में पाया जाता है। बांस मुख्यतः उदयपुर ज़िले में ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे बांसवाड़ा भी है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, बारा, भरतपुर, यानी उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, और भरतपुर पूर्वी जिला। और बांस मुख्यतः उदयपुर ज़िले में बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। चंदन के वृक्ष। चंदन के वृक्ष कोमलगढ़, राजसमंद में देखे जा सकते हैं। चंदन के वृक्ष कोमलगढ़, खमनौर, राजसमंद में देखे जा सकते हैं। चंदन की लकड़ी पर कलाकृति चूरू में की जाती है। चंदन की लकड़ी पर कलाकृति चूरू में की जाती है। चंदन के वृक्ष कहाँ पर देखे जा सकते हैं? कोमलगढ़, खमनौर, दिलवाड़ा में भी देखे जा सकते हैं। दिलवाड़ा सिरोही ज़िले में है। चंदन के वृक्ष कहाँ देखे जा सकते हैं? कोमलगढ़, खमनौर, दिलवाड़ा। चिरमे। चिरमे के वृक्ष पूर्वी राजस्थान में देखे जा सकते हैं।
चिरमे के वृक्ष पूर्वी राजस्थान में देखे जा सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में कौन से जिले? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान देवनकोटा है। राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देवनकोटा है। देवनकोटा में सर्प उद्यान है। राजस्थान का पहला सर्प उद्यान देवनकोटा में है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा गया, बीड़ कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? सीकर, जोधपुर, बीकानेर में। बीड़ को क्या कहा जाता है? चारागाह, यानी पशु चारण है तो घास के मैदान आते हैं, तो बीड़ को क्या कहा जाता है? चारागाह। खसखस क्या है? खसखस एक घास है ना। और ये क्वेश्चन पूछ लिया, खसखस पर्दे बनाने में पेपर में आ गया, इत्र बनाने में एग्जाम में आ गया, कमरों को ठंडा व सुगंधित करने के लिए, ये भी एग्जाम में पूछ लिया। और बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उदयपुर जिले में। क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे पौधे का नाम बताइए जिस पर गोंद उत्पादन नहीं किया जा सकता। बांस पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि गोंद उत्पादन नहीं किया जाता बांस से। लर्न हो जाएंगे। भारत के प्रथम खजूर पौधशाला कपासनी जोधपुर में। भारत की प्रथम खजूर पौधशाला कपासनी जोधपुर में है। खजूर से कत्था या कथोड़ी जाति के लोग तैयार करते हैं। खजूर मुख्यतः उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जयपुर जिलों में पाया जाता है। महुआ, महुआ वृक्ष आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। महुआ वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। महुआ वृक्ष से मावड़ी शराब बनाई जाती है। मैं से महुआ, मैं से मावड़ी शराब बनाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि मावड़ी शराब कौन से पौधे से बनाई जाती है? मैं से मावड़ी, मैं से महुआ। कौन से? महुआ वृक्ष से। आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ है। मोथा घास, मोथा घास भरतपुर में पाए जाते हैं। एंचा घास ऐसी घास है जिसमें पक्षी उलझ कर मर जाते हैं। एंचा घास ऐसी घास है जिसमें पक्षी उलझ कर मर जाते हैं। प्लास, प्लास को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। प्लास का वानस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। प्लास का वानस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। प्लास को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। प्लास के वृक्ष सर्वाधिक राजसमंद में पाए जाते हैं। प्लास के सर्वाधिक वृक्ष राजसमंद में पाए जाते हैं। प्लास को खाकरा भी कहा जाता है। प्लास को खाकरा भी कहा जाता है। और प्लास एक जिला ना देकर ज़्यादा जिले दे दे तो प्लास के वृक्ष अलवर, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़, पाली, जालौर, टोंक में देखे जा सकते हैं। प्लास के वृक्ष अलवर, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़, पाली, जालौर, टोंक में देखे जा सकते हैं। सागवान, सागवान
दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। सागवान सीता माता अभयारण्य में देखे जा सकते हैं। सागवान के वृक्ष सीता माता अभयारण्य में देखे जा सकते हैं। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में है। सागवान के वृक्ष प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर जिलों में पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष की ऊंचाई 75 से 110 सेंटीमीटर होती है। सागवान के वृक्ष की ऊंचाई 75 से 110 सेंटीमीटर होती है। रेशम कीट शहतूत से या मलबरी वृक्ष से प्राप्त होते हैं। रेशम कीट कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिलों में पाए जाते हैं। सालर के वृक्ष मुख्यतः जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर जिले में देखे जा सकते हैं। सालर के वृक्ष जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर जिलों में देखे जा सकते हैं। सालर का वृक्ष गोंद के लिए अच्छा माना जाता है। सालर का वृक्ष गोंद के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन कौन सा वृक्ष है जो गोंद के लिए अच्छा नहीं माना जाता? वो बांस है। कौन सा? बांस को गोंद के लिए अच्छा नहीं माना जाता और सालर को गोंद के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है टिमरू। टिमरू को बागड़ का चिक्कू कहा जाता है। टिमरू को बागड़ का चिक्कू कहा जाता है। टिमरू को तेंदू भी कहा जाता है। टिमरू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। टिमरू के वृक्ष बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में देखे जा सकते हैं। टिमरू का वृक्ष सिरोही में नहीं आता। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि टिमरू का वृक्ष कौन से जिले में नहीं है, तो सिरोही में नहीं है, दक्षिणी राजस्थान में तो है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में टिमरू के वृक्ष देखे जा सकते हैं। सालर के इंपॉर्टेंट है जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, सिरोही में। सालर गोंद के लिए अच्छा माना जाता है। और सागवान दक्षिणी राजस्थान में ऊंचाई इंपॉर्टेंट है 75 से 110 सेंटीमीटर और दक्षिणी राजस्थान में हो जाएगा। प्लास को आग के जंगल की आग कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। महुआ से मावड़ी शराब बनाई जाती है। आदिवासियों का कलप वृक्ष कहते हैं। खेर वृक्ष इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया। खेर से कत्था तैयार किया जाता है। खेर से कत्था तैयार किया जाता है। खेर दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। खेर कोटा, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा सर्प उद्यान भरतपुर में प्रस्तावित है। दूसरा सर्प उद्यान भरतपुर में प्रस्तावित है। बताइए पहला सर्प उद्यान कहाँ था? देवनकोटा में। पहला कहाँ था? देवनकोटा में। तो दूसरा सर्प उद्यान कहाँ प्रस्तावित है? भरतपुर में। चौहटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है। चौहटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है।
चौहटन बाड़मेर जिले में है। चौहटन में सुइया माता का मेला भी लगता है, जिसे राजस्थान का अर्ध कुंभ कहा जाता है। डाब या दूब। डाब पूजा के लिए घास है। डाब पूजा के लिए घास है। धोकड़ा। धोकड़ा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है, केवल पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर, उत्तर पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर। धोकड़ा राजस्थान में थार मरुभूमि को छोड़कर सभी जगह पाया जाता है। यह राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। धोकड़ा का वानस्पतिक नाम एनोजिस पांडुला है। धोकड़ा का वानस्पतिक नाम एनोजिस पांडुला है। धोकड़े के वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। धोकड़े के वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। धोकड़े के वृक्ष का वानस्पतिक नाम एनोजिस पांडुला है। धामन घास। धामन घास दुधारू पशुओं के लिए अच्छे माने जाते हैं। धामन घास दुधारू पशुओं के लिए अच्छे माने जाती है। धामन घास को ट्राइडोडॉक्स भी कहते हैं। धामन घास बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। धामन घास उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। धामन घास से मधुमेह दूर करने के लिए अच्छे औषधि मानी जाती है। धामन घास मधुमेह दूर करने के लिए अच्छे औषधि मानी जाती है। गूगल। गूगल एक औषधीय पौधा है। गूगल एक औषधीय पौधा है। गाजर घास जयपुर में पाई जाती है और ये अमेरिका से भारत में आई है। गाजर घास से चर्म रोग, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती है। गाजर घास से चर्म रोग, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। होहोबा जोजोबा। होहोबा एक रेगिस्तानी पौधा है। होहोबा एक रेगिस्तानी पौधा है। होहोबा इज़राइल का पौधा है और इज़राइल की संस्था एजोर्प संस्था के द्वारा राजस्थान में रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। होहोबा बायोडीजल प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण पौधा है। होहोबा राजस्थान में सर्वप्रथम जोधपुर काजरी संस्था के द्वारा लगाया गया, सिक्कर फतेहपुर में और जयपुर ठुंड में। हींग प्रतापगढ़ में पाई जाती है। बीड़, सिक्कर, जोधपुर, बीकानेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में चारागाह कहते हैं। बीड़ एक प्रकार की घास है। अजमेर क्षेत्र में पशुचारण के लिए किए जाते हैं। अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अश्वगंधा एक वानस्पतिक यानी औषधीय पौधा है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धोकड़ा लर्न हो जाएगा। धोकड़ा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है और धोकड़ा से चारकोल बनाया जाता है। धामन, करहड़, सेवण, लवण ये सभी घास है। धामन, करहड़, सेवण व लवण ये सभी घास के नाम हैं और ये मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं।
यानी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं और सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती हैं। यानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने वाली घास है दामन, करहड़, सेवण, लवण, ये सभी घास का प्रकार हैं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में।